गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं लोकेश यादव आपका इस केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम 11th क्लास की केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। 11th की केमिस्ट्री अमूमन जो 10th पास आउट बच्चे होते हैं वही जो है 11th पढ़ते हैं। तो 11th का केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि 11th का सिलेबस क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि ये कोविड-19 के तहत जो है सरकार ने, गवर्नमेंट ने 30% जो सिलेबस है हमारा उसको निकाल दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया गया है, ताकि बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन जो है इस कम टाइम में एक्स्ट्रा बर्डन ना फील हो। तो सबसे पहले सिलेबस को देखेंगे। फिलहाल हमको पढ़ना क्या है उसको भी देख लेते हैं कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा केमिस्ट्री को, जो है 9th में पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से निकली है। मिस्र में जो है मिस्र देश की ये कीमिया शब्द जो है सबसे पहले मिस्र देश ने निकाला था। तो वहाँ से केमिस्ट्री जो है कीमिया शब्द से निकल के मिस्र की मिट्टी का रंग जो है काला होने के कारण वहाँ पे लोग जो है इस वर्ड को यूज किए। उसके बाद इसको जो है केमिस्ट्री भाषा का नाम दिया गया। ठीक, ये तो बेसिक जानकारी थी कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई। तो ये मिस्र की देन है, ये शब्द मिस्र की देन है। ठीक, अब इस केमिस्ट्री में हमको क्या क्या पढ़ना है। आमतौर पे 9th 10th में हम केमिस्ट्री को पूरा कंबाइंडली पढ़ते हैं, लेकिन जब 11th की बात आते हैं तो 11th में केमिस्ट्री को कैटेगराइज कर दिया गया है। आगे जाएंगे, आगे की पढ़ाई अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन लेवल की, तो इसको फर्दर अलग अलग पार्ट में एक सब्जेक्ट के तहत जो है इसको डिवाइड कर दिया गया है। ठीक, तो देखते हैं इस पूरी केमिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फिलहाल आपके बुक में पूरा कंबाइंड एक ही पूरा दिया गया है, लेकिन हमको जानना जरूर पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर किस पोर्शन में किस भाग में आता है। इसलिए हम इसका डिवीज़न कर दे रहे हैं ताकि जो है बच्चों को आगे चलने में चल के जो है कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो पहला अगर बात करते हैं तो पूरी केमिस्ट्री को पूरा 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो भाग है केमिस्ट्री का वो कहलाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा भाग है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा भाग है फिजिकल केमिस्ट्री। बेसिकली हमारे जो बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड के हिंदी मीडियम से हैं, तो हम हिंदी भी लिखते चला करेंगे ताकि बच्चों को जो है दुविधा या परेशानी ना हो। इनऑर्गेनिक को ये इन शब्द लगा हुआ है, तो इनका मतलब जो है मेनली होता है मतलब अगर अपोजिट यू कैन से, इसका जो विलोम है, ये इसी का विलोम है। ठीक, अपोजिट है। तो देखो इन का मतलब होता है ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बनिक, तो हो गया अकार्बनिक। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन, अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान या रसायन, रसायन एक विज्ञान है इसलिए रसायन ही बोल दो, रसायन, अकार्बनिक रसायन। ऑर्गेनिक को कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। और फिजिकल क्या होता है, कभी कभी बोलचाल में कहते हैं डोंट बी फिजिकल। फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक, जिसको टच कर सकें आप, जिसको छू सकें। तो फिजिकल का मतलब हो गया भौतिक
रसायन, भौतिक रसायन। इस तरह से केमिस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में बांट दिया गया है। ठीक, आगे जब आप ग्रेजुएशन करेंगे, बीएससी करेंगे, तो इनकी अलग अलग जो है बुकें आएंगी, अलग अलग किताबें आएंगी। तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th में, वो कौन सा चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक का है, कौन सा ऑर्गेनिक का है और कौन फिजिकल का है। आमतौर पे जो अच्छे बच्चे होते हैं वो सीधे कहते हैं यार मेरा फिजिकल का चैप्टर कंप्लीट नहीं है या इनऑर्गेनिक का चैप्टर। तो बच्चे जो कमज़ोर होते हैं वो समझ नहीं पाते हैं, यार ये तो हमको पढ़ाया नहीं गया है, इसके बारे में कहाँ से मेंशन हो गया। ठीक, तो हम इन सारे चैप्टर को जो है बताएंगे, इसमें कौन कौन से चैप्टर आएंगे आपके यूपी बोर्ड के न्यू सिलेबस के अनुसार। तो हम फिलहाल थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करते हैं और इन सारे चैप्टरों को अलग अलग हम मेंशन करके फिर आते हैं। ठीक, हाँ, तो देखिए बच्चों, आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से, न्यू पैटर्न के हिसाब से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब परमाणु संरचना, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिसिटी, तत्वों का वर्गीकरण और उनके गुणधर्मों की आवर्तिता। तीसरा जो है रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रियाएं। चौथा देखिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक के तत्व। ग्रुप ए, ग्रुप फर्स्ट एंड सेकेंड, समूह 1 तथा 2। अब एस ब्लॉक में बस 2 ही ग्रुप हैं, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे। एस ब्लॉक में केवल 2 ही समूह हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड, जिनको अनुमन क्षारीय धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। ठीक, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं। अब आगे बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में कौन कौन से ग्रुप पढ़ने हैं। वैसे पी ब्लॉक में अगर टोटल देखा जाए तो ये जो है 13 से लेके 18 तक वेरी करता है, यानी 13 से ग्रुप 13 से लेके 18 तक जाता है। लेकिन हमको कितना पढ़ना है? ग्रुप 13 पढ़ना है और ग्रुप 14 पढ़ना है। ठीक, आगे आते हैं पी ब्लॉक के तत्व, वही पी 13 और 14। इसके बाद अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की है, यानी पर्यावरणीय रसायन का है। ये इतने चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक रसायन में आते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक रसायन में आपका बेसिकली केवल 2 ही चैप्टर हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड सम बेसिक प्रिंसिपल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, ये शॉर्ट में टेक्निक्स हमने लिखा है। इसका जो है कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें, यानी कार्बनिक रसायन, उसके कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकें के बारे में जानना है। यानी शुरुआत जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यहीं से होगी। ठीक, अब आते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या पढ़ना है? हाइड्रोकार्बन में पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब ये हो गया हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड। हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड जिसके अंतर्गत स्टडी करते थे उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आते हैं, लेकिन एल्कीन और एल्काइन आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से हटा दिए गए हैं। ठीक, अब केवल एल्केन ही आपको पढ़ना है। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको स्टेट ऑफ मैटर, गैस एंड लिक्विड। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता था, लेकिन सॉलिड हटा दिया गया है। द्रव की अवस्थाएं, अब द्रव की अवस्थाएं तो 3 होती हैं। द्रव्य की अवस्थाएं स्टेट ऑफ मैटर 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव तथा गैस। 3 अवस्थाएं होती हैं द्रव्य की। ठीक, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य मतलब ये 2 चीज़ें होती हैं बच्चों, ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों। द्रव और द्रव्य, ये हिंदी में इनमें बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ठीक, ये द्रव्य है यानी मैटर है, पदार्थ इसको कहते हैं। ये द्रव है, ये वाला द्रव ये द्रव की एक अवस्था है। ये पदार्थ तो ये भी है, लेकिन इस द्रव्य की एक अवस्था है।
ठीक, द्रव्य क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड क्या है? पदार्थ की एक अवस्था है। तीन अवस्थाएं होती हैं। एक पदार्थ की ठोस अवस्था होती है, दूसरा द्रव अवस्था होती है, तीसरा गैस अवस्था होती है। तो ये एक अवस्था है, जबकि ये क्या है? पदार्थ है। ठीक, आगे बात करते हैं। दूसरा फिजिकल केमिस्ट्री का जो चैप्टर है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था। साम्यावस्था इसमें आप पढ़ेंगे कि रिएक्शन जो है किधर जाता है। सॉरी, ये इक्विलिब्रियम जो है ये गलती से मेंशन हो गया है। इक्विलिब्रियम जो है ऑर्गेनिक का पोर्शन है, इसको आप इधर कर लीजिएगा, ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है। ठीक, गलती हो जाती है। इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था। साम्यावस्था ये जो है ऑर्गेनिक का पोर्शन है। इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो थर्मोडायनेमिक्स का है। ठीक, ये थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकीय। तो ये सब चैप्टर हैं। एक दो चैप्टर हमने यहाँ पे शो नहीं किए हैं, हालांकि वहाँ पे भी पढ़ाने पड़ेंगे। वो मैंने ना इसमें से किसी भी पोर्शन में उसको नहीं दिया है। जैसे शुरू में जो चैप्टर है आपके वो फिजिकल में बेसिकली जाता है, जो पहला चैप्टर है। चलिए, ये तो हो गया जो है हमको क्या क्या पढ़ना है। ये जो हमारे समराइज हमने कर दिया पूरी तरीके से कि हमको ये चीज़ें पढ़नी है। अब इसको हम अलग से आपको बताते हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या बातें हैं, ये चैप्टर क्यों पढ़े जाते हैं। तो इसके लिए इसको हम हटा देते हैं। ये सिलेबस है, आप इसका शॉर्ट स्क्रीन आप ले लीजिएगा वीडियो को रोक के। ठीक, बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, ये शब्द आते कहाँ से हैं, ये आए कहाँ से हैं, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। यानी कार्बनिक रसायन में भैया क्या पढ़ते हैं, अकार्बनिक रसायन में क्या पढ़ते हैं, कौन से चैप्टर पढ़ते हैं, ये तो हमने बता दिया। लेकिन इसमें पढ़ते क्या है एक्चुअली में, देखते हैं। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, ऑर्गेनिक का मतलब सिंपल सी अभी इसको बताए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। अगर इसको समझ लेते हैं तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ लेते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम में ही दिख रहा है, ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन। कार्बनिक का मतलब क्या हुआ? कार्बन। कार्बन कौन है भैया? जिसको सी से डिनोट करते हैं। आप लोग पढ़े हैं हाई स्कूल में, 9th में आपने पढ़ा होगा कार्बन। ये कार्बन क्या है? ये एक तत्व है, एलिमेंट है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। ठीक, कार्बन से बने यौगिक, कार्बन से बने जितने भी कार्बन से बने यौगिक होते हैं वो सब किस केमिस्ट्री के अंडर में आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़े जाते हैं या उनका अध्ययन किया जाता है। यानी कार्बन से बने यौगिक का हम अध्ययन कार्बनिक रसायन में करते हैं। ठीक, ऐसे यौगिक जो कार्बन से बने होते हैं या उत्पन्न होते हैं, ठीक, उनका हम अध्ययन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया जाता है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। फिर से हम रिपीट करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कार्बनिक यौगिकों का, यौगिक यानी कंपाउंड्स का अध्ययन करते हैं। ठीक, अगर आज के युग की बात की जाए तो कार्बन एक तत्व है। पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें आवर्त सारणी में तो एक तत्व है कार्बन। इससे बने यौगिक जितने भी यौगिक बने हैं, इस एक तत्व से, इसकी सहायता से जितने यौगिक बने हैं, यानी जितने भी यौगिक हैं, अगर उसमें कहीं कार्बन आता है, उसमें कहीं कार्बन तत्व उपस्थित होता है तो वह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कैटेगरी में आता है। यानी इसका मतलब ये है कि
ये यौगिक इतने ज़्यादा हैं कि हमको इसकी अलग से एक शाखा ब्रांच खोलनी पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको जानकारी के लिए बता दें, कम से कम 22 से आज ज्ञात जो है 22 से 23 लाख जो है आपके क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ऑर्गेनिक यौगिक हैं, ठीक, कार्बनिक यौगिक हैं। 22 से 23 लाख क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक यौगिक हैं। ऑर्गेनिक 22 से 23 हर साल एक नया ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक खोजा जाता है, ठीक। बेसिकली हम जितनी भी दवाएं खाते हैं, जितनी भी ड्रग्स हम लेते हैं, दवाएं खाते हैं, वो सब कार्बनिक होती है। यहाँ तक हमारा शरीर भी कार्बन से बना हुआ है, ठीक। हर एक चीज़ हमको जो देखते हैं, ये बोर्ड से लेके सारी चीज़ें कार्बनिक हैं, ठीक। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन पाया जाए, कार्बन तत्व उपस्थित हो, तो वो कार्बनिक यौगिक की कैटेगरी में आता है। और उसको किस में अध्ययन करते हैं, कार्बनिक रसायन में अध्ययन करते हैं, ठीक। अगर आप बात करेंगे, जितने भी आप एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं या एंटीवायरल, अभी तक तो एंटीवायरल कोई ऐसी दवा नहीं आई है। फिलहाल एंटीवायरल अगर आती है, जो कोविड-19 है, तो वो एंटीवायरल अगर डिस्कवर की भी जाएगी तो वो बेसिकली एकदम उसमें निसंकोच वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक ही होगा, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, कार्बनिक यौगिक है, तो वो उसमें कार्बन कहीं ना कहीं तो होगा ही, ठीक। अब बात करते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन का मतलब हो गया अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन अर्थात ऐसे यौगिक जिसमें मतलब ना हो, अब्सेंट, अ का मतलब क्या हो गया, अब्सेंट हो, प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अ का मतलब अब्सेंट हो, क्या अब्सेंट हो भैया, कार्बन अब्सेंट हो, क्या अब्सेंट हो, कार्बन अब्सेंट हो, यानी ऐसा रसायन जिसमें कार्बन का अध्ययन न किया जाता हो, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बिना कार्बन वाले यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम अकार्बनिक तत्वों, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, अकार्बनिक इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स, अकार्बनिक तत्वों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक। तो ये हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल का मतलब होता है भैया जो फिजिकल हो, जिसको छू सकें हमारे दैनिक जीवन में, जिसका कुछ यूज हो, एप्लीकेशन हो, जो प्रैक्टिकल पे बेस हो, ठीक। प्रैक्टिकल पे बेस तो सब होते हैं। फिलहाल फिजिकल केमिस्ट्री में हम जो चैप्टर हम बताए हैं, वो 2 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के दायरे में आते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब जो है इस केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक केमिस्ट्री के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दे दें, ताकि एक नींव पड़ जाए। जैसे अगर हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, आप जानते हैं, आप 9th और 10th पास आउट करके आए हैं, तो उस लेवल पे हम आपको ले आ दें ताकि जो है चीज़ें आपको समझ में आए। जैसे अगर हम किसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, फाउंडेशन करते हैं, तो उसकी नींव रखनी बहुत ज़रूरी होती है। हमको पूरी तरीके हम मान के नहीं चलते हैं कि सारे बच्चों को बेसिक क्लियर होगा, इसलिए हम बेसिक को थोड़ा सा बेस बना देते हैं, यानी फाउंडेशन उनका बना देते हैं, जो नींव है उस नींव को बना देते हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो हम पहले जो है आपका नींव डाल देते हैं, यानी छोटी चीज़ें जो बता देते हैं, जो केमिस्ट्री को समझने के लिए आसान हो, उसको पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम केमिस्ट्री की शुरुआत करेंगे। तो आइए चलते हैं, कुछ बेसिक जानकारी लेते हैं। अब इस बेसिक जानकारी में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं उसको हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को शुरू करेंगे। एक बार आप कमेंट कर देंगे और वीडियो को क्या कर देंगे,
कमेंट करके हमको बता दीजिएगा कि कौन सा चैप्टर जो है शुरू करें हम, ऑर्गेनिक का कि इनऑर्गेनिक का। आप जो कहेंगे सो। तो देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं केमिस्ट्री को समझने के लिए, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर जो है इसको बाद में पढ़ाते हैं, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब तक आपको इसकी जो है साधारण ज्ञान इसका जब तक नहीं रहेगा, तब तक जो है केमिस्ट्री उतना मज़ा नहीं आएगा समझने में। तो पहले चलते हैं इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। पहला जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि भैया केमिस्ट्री शुरू कर रहे हैं, इसमें क्या पढ़ेंगे हम? तत्व। बेसिकली अगर सबसे पहले बात करें तो तत्व हो गया, एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो है तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्व के बारे में ये सारे तत्व कहाँ रखे गए हैं? ये सारे तत्व हमारे पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं। एक टेबल है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। अब वो पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम इसको सारी बातों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी जो है आपको रखनी है, ठीक। दूसरा जो है आपको 1 से लेके 50 तक जो है परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक आपको याद रखना होगा, ठीक। वैसे बोर्ड के एग्ज़ाम या होम एग्ज़ाम में भी ये परमाणु क्रमांक पेपर में दिए होते हैं, लेकिन फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन आपको 1 से 50 तक, अगर 1 से 50 नहीं हो पाता है तो 1 से 30 तक तो बिल्कुल ही ना, ये याद होना चाहिए। 1 से 30 तक का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, ठीक। अब आ जाइए तीसरी जो जनरल जानकारी है तत्वों के प्रतीक। तत्वों का प्रतीक यानी सिंबल, तत्वों का जो सिंबल है, ठीक, वो जो है सिंबल सारे तत्वों के नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट तत्वों के। वैसे जब हम शुरू करेंगे तो धीरे धीरे सारे याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी इसके अलावा आपको कुछ तत्वों के जो है क्या, उसके सिंबल, प्रतीक पता होने चाहिए, ठीक। चलिए चौथा, आपको ये सब आपने हाई स्कूल में पढ़ रखा है, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वैसे आगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, परमाणु संरचना में ये सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन ये मोटा मोटा आता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये 4 चीज़ें जो हैं आपको केमिस्ट्री शुरू करने से पहले, इंटर की केमिस्ट्री शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। पहला क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में क्या है भैया? तत्वों को रखा गया है, ठीक, उनको सजाया गया है। जैसे घरों में आप सामान को सजाते हैं, कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी चाहिए, उसी तरीके से तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर पीरियोडिक टेबल में एक स्पेसिफिक स्थान दिया गया है, ठीक है। तो उसके बारे में जो है तत्वों को याद रखना है, हम बताएंगे कैसे, ठीक है। 1 से 30 तक के एटॉमिक नंबर जो है याद रखना है। तत्वों का कुछ तत्वों का इम्पोर्टेंट एलिमेंट के जो है सिंबल याद रखने हैं। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। इन चारों के बारे में एक एक करके हम बात कर लेते हैं आपसे, ठीक। इन चारों के बारे में अलग अलग से बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक, ताकि आपको कैसे सारी चीज़ें समझना है, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। अब पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है भैया? ये एक टेबल है, जैसे कहते नहीं है टेबल बना दो, तो उसी तरीके का ये एक टेबल है, सारणी है, ठीक, एक सारणी है। इस सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है।
अगर बात करते हैं, हम पूरी बात जो है जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो डिटेल में बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में समझना है क्योंकि चीज़ें हमको स्टार्ट करनी है। ठीक है, एक सारणी है जिसमें जितने भी तत्व 118 अभी तक जो ज्ञात हैं, जितने भी हों 118, तो उनको एक क्रम के अनुसार से उनको यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इसी की जानकारी जो है आवर्त सारणी हमको बताती है कि ये तत्व इस जगह पे है। ठीक, इन तत्वों को एक स्पेसिफिक स्थान दिया गया है। ठीक, उसी के आधार पर इनका हम अध्ययन करते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, ये कॉलम है, ऐसे बनाया गया है। इसको समूह कहते हैं, ऐसे गिनती गई है। आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल खोल के आवर्त सारणी खोलिएगा, उसमें देखेंगे आप, तो ऐसे ऊपर एक कॉलम, ऐसे वर्टिकल, हॉरिजेंटल, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर। अब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर क्या होता है देख लो भैया, ये क्या है, ऊर्ध्वाधर है। ऐसे अगर कोई खड़ी खड़ी लाइन होती है इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन होती है तो ये क्या होगी, क्षैतिज हो गई। इसको हॉरिजॉन्टल, इसको वर्टिकल बोलते हैं। इस ऐसे अगर कोई लाइन अगर ऐसे खींचते हो, ध्यान से समझ लेना, फिजिक्स में बाकी पढ़ोगे तुम, इस तरीके से कोई लाइन अगर खींचती हैं, पड़ी पड़ी जैसे ऐसे लाइन खींचते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है, यानी क्षैतिज है। और ये इस तरीके से कोई लाइन होती है तो इसको वर्टिकल बोला जाता है। वर्टिकल, ये वर्टिकल है। ऐसे अगर कोई लाइन होती है तो वर्टिकल बोला जाता है। ये सीधी सीधी ऊपर नीचे होती है, टॉप टू बॉटम होती है। ठीक, तो टॉप टू बॉटम को, ये टॉप हो गया, ये बॉटम हो गया, तो टॉप टू बॉटम अगर जाती है तो वर्टिकल होती है, और लेफ़्ट टू राइट जाती है या राइट टू लेफ़्ट आती है तो इसको हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज कहा जाता है। इसको वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर, ये हो गया। तो हम जब भी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो इन्हीं वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, यानी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ऐसी जो लाइन होगी ये क्या कहलाएंगी, ये जो है वर्टिकल लाइन कहलाएगी। ऐसे जो लाइन खींचेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हॉरिजॉन्टल, ठीक, या क्षैतिज कहलाएंगे। तो इसमें दो तरह की लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक, चलो अब देखो, ऐसे पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो गिनती लिखी गई है 1, 2, और यहाँ पे जो है बहुत बड़ा हो गया है, 1, 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, फिर 13, यहाँ से स्टार्ट होता है 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये 18। इस तरीके से लाइनें हैं। ठीक, अगर आप देखें